एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 11th की इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डिबेट राइटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, डिबेट राइटिंग होता क्या है? आपके स्कूल्स में बहुत सारे डिबेट्स होते होंगे, आपने पार्टिसिपेट लिया है कभी उनमें? येस और नो? बहुत सारे बच्चे तो नहीं लेते होंगे, आई एम डैम श्योर। कुछ पढ़ाकू बच्चे ही लेते होंगे इसमें पार्टिसिपेट, डिबेट राइटिंग में। अच्छा, इसमें होता क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही कॉम्पिटिशन्स देख देख के। कोई भी टॉपिक मिलेगा, किसी एक बच्चे को उस टॉपिक के फेवर में बोलना है, किसी एक बच्चे को टॉपिक के अगेंस्ट में बोलना है। ठीक है, एग्जाम में भी वही करना है। ओके, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, आपकी मर्जी है, या तो फेवर में लिखो या अगेंस्ट में लिखो, दोनों में लिखना, या तो फेवर में या फिर अगेंस्ट में। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका वो क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट आ गया तो फिर आप तो आराम से लिख दोगे टॉपिक के बारे में, आई एम श्योर। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, फॉर्मेट और इसके क्वेश्चन हम करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखो, ये जो पीडीएफ है इसमें मैंने डिबेट राइटिंग के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, सब चीज़ें मैंने आपको इस पीडीएफ में बताई हुई है। साथ के साथ मैंने आपको रेफरेंस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए भी एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये जो पूरी पीडीएफ है ना, ये आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर, तो वो डाउनलोड करना और प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की। ठीक है, ताकि आपका जो टॉपिक है वो पक्का हो जाए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। प्लस साथ के साथ जो अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, और वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद डिबेट राइटिंग। अच्छा, डिबेट राइटिंग में बेसिकली हम 4 पैराग्राफ तो लिख ही देते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं इतने लिखने। वैसे सबसे पहले तो आप जैसे डिबेट राइटिंग पूरी सभा के सबसे पहले तो आप जैसे डिबेट जो है पूरी सभा के आगे करते हो, है ना, बहुत सारे लोगों के आगे प्रेजेंट करते हो डिबेट इन रियल लाइफ, तो आप सैल्यूटेशन ही तो बोलोगे पहले कि गुड मॉर्निंग जजेस एंड ऑनरेबल चीफ गेस्ट, माय डियर फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टफुल टीचर्स एंड प्रिंसिपल, लाइक ऐसे गुड मॉर्निंग वगैरह बोलोगे। उसके बाद आप एक इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है कि मैं जो हूँ इस टॉपिक के, मैं शिखा, आई एम स्पीकिंग इन फेवर ऑफ द टॉपिक सोशल मीडिया एंड इट्स बेनिफिट्स। ठीक है, और इस तरीके से आपको बताना है कि आपने इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है। बॉडी के अंदर 3-4 जैसे आप फेवर में बोल रहे हो तो सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे 3 पैराग्राफ में, और लास्ट में थैंक यू आएगा। अगर अगेंस्ट में बोल रहे हो तो 3-4 पॉइंट्स अगेंस्ट में आएंगे, 3-4 पैराग्राफ अगेंस्ट में आएंगे। तो इस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ इंट्रोडक्शन, आप जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सैल्यूटेशन बोलोगे। सैल्यूटेशन कैसे करोगे, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग एवरीवन एस्टीम, ये याद ही कर लो, ये हर एक डिबेट राइटिंग में काम आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन एस्टीम जजेस और ऑनरेबल गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फेलो स्टूडेंट्स एंड और माय फेलो फ्रेंड्स, आए, या क्वेश्चन में अगर आपको कोई नेम हो वो लिख दो, या फिर अपना नाम लिख देना, या फिर XYZ लिख देना, आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम है तो वही लिखना है। आई शिखा फील ऑनर्ड टू हैव बीन गिवन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। अगर आप फेवर में बोल रहे हो तो फॉर लिख देना, अगर आप अगेंस्ट में बोल रहे हो तो फिर अगेंस्ट लिख देना। आई शिखा फील ऑनर्ड टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर द टॉपिक, और जो भी आपका टॉपिक है वो, तो ये लाइन ही याद कर लो आपका, तो आपका पैराग्राफ नंबर 1 तो वैसे ही हो गया। सैल्यूटेशन आ गई, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद ये बेसिकली 5 नंबर का आता है आपका डिबेट राइटिंग, है ना। अच्छा, डिबेट राइटिंग बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, कि ये आप जो है पब्लिक मीटिंग में एक मैटर के ऊपर या तो अपने आर्ग्यूमेंट्स बोलते हो या फिर आप जो है फेवर में बोलते हो। ठीक है, और लास्ट, और ये जो है बेसिकली वोटिंग से होता है कि कितने लोग आपकी बात से सहमत करते हैं, कितने लोग उस चीज़ के फेवर में। जैसे नॉन वेज एंड वेज के बीच में डिबेट चलता है ना, तो कई लोग फेवर होते हैं वेज के लिए, कई लोग फेवर करते हैं नॉन वेज के लिए। तो इस तरीके से लास्ट इसमें फेवर के लिए भी बोला जा सकता है और अगेंस्ट के लिए भी बोला जा सकता है, और लास्ट में वोटिंग होती है कि कैसे, कितने लोग आपसे सहमत है, कितने लोग नहीं है सहमत। ठीक है, तो आपको या तो फेवर में बोलना है या फिर अगेंस्ट में। ठीक है, तो अब जो है हम रिटन पार्ट करके देखते हैं इसका कि कैसे कैसे हमें लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, यू आर मुकुल एंड महिमा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में नाम बता रखा है तो आपको यही नाम यूज करना है। ठीक, तो यू आर मुकुल एंड महिमा ऑफ एल्प्स पब्लिक स्कूल, और आपका जो स्कूल है वो डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहा है सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट के ऊपर, और आप इस स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको या तो फेवर में प्रेजेंट करना है या फिर अगेंस्ट में अपने व्यूज को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों करके दिखा रही हूँ, दोनों आपको कैसे लिखने हैं, कैसे प्रेजेंट करना है, वो
डिस्कस करके बता रही हूँ, ताकि आप दोनों फेवर में भी और अगेंस्ट में भी लिख पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे हमने सोच लिया कि ये जो सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट, जो हमें डिबेट का टॉपिक दिया हुआ है, सबसे पहले हमने वो लिख दिया, और आपने यहाँ पे लिख दिया कि आप फेवर में बोल रहे हो या अगेंस्ट में बोल रहे हो। तो मैंने लिख दिया कि फॉर द मोशन में फेवर में बोल रही हूँ। उसके बाद आपने डिबेट को अच्छे से करने के लिए क्या किया, एक कोटेशन लिख दी। जैसे कोटेशन आपकी मर्जी है कि अगर आपको कोई याद हो उस टॉपिक से रिलेटेड तो वो बेटर है, नहीं तो आपके अंदर भी एक बहुत अच्छा क्यूरियस एंड क्रिएटिव माइंड है, आप खुद की कोटेशन बना दो, ओके, अच्छी सी होनी चाहिए। अब कोटेशन देखो क्या लिखी हुई है, वी आर ऑल नाउ कनेक्टेड बाय इंटरनेट। हम इंटरनेट से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है जैसे कि हमारे इतने बड़े ब्रेन से न्यूरॉन्स कनेक्टेड है। कोटेशन लिख दी। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले वही लाइन लिखनी है जो सैल्यूटेशन की और इंट्रोडक्शन की मैंने आपको ऊपर याद करवाई थी। ऑनरेबल जजेस, टीचर्स, माय वर्दी ओपोनेंट्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन दिस डिबेट ऑन द टॉपिक सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट। आई मुकुल या फिर महिमा एंड आई वुड लाइक टू स्पीक इन द फेवर ऑफ द मोशन। इस तरीके से आपको या तो ये वाली याद कर लो 2-4 लाइन्स, या फिर वो वाली कर लेना, ठीक है। अब पैराग्राफ 1 में आप पैराग्राफ 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, ठीक है। 3 पैराग्राफ तो इसमें आपको लिखने ही लिखने टॉपिक से रिलेटेड कि आपको फेवर में बोलना है सोशल मीडिया और उसके बेनिफिट्स के बारे में, और थैंक यू। तो आप क्या लिखोगे पैराग्राफ 1 और 2 और 3 में कि जैसे सोशल मीडिया की वजह से हम सोशल मीडिया जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के फेसेस पे स्माइल आती है ना। हम जो है किसी भी पार्ट में, किसी भी दुनिया के कोने में हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन के बैरियर्स एंड बाउंड्रीज़ को रिमूव करता है। हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, हमारी एडवर्टाइजिंग की फील्ड और हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सोशल मीडिया मार्केटिंग की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से एक्सपैंड हो रही है। रियल टाइम बेसिस में बहुत हेल्प करता है हमारे। कोई भी दुनिया में अलर्ट, इमरजेंसी अलर्ट जारी करना हो, अनाउंसमेंट करनी हो, न्यूज़ पिलानी हो, सोशल मीडिया बहुत हेल्प करता है। कोई भी इमरजेंसी अलर्ट होता है, कोई न्यूज़ आ रही होती है, तो सब तक वो पहुंचाने में कौन कारगर होता है, सोशल मीडिया हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पर हम अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम कुछ भी अगर हमारे मन के अंदर है कि हमें व्यूज़ या फिर ये मैसेज सबको पहुँचाना है तो हम वो पहुँचा सकते हैं, ठीक है। एडवांसमेंट एंड इनोवेशन के चलते चलते हम जो है अपना वर्ल्ड आजकल बिना सोशल मीडिया के इमेजिन भी नहीं कर सकते। और लास्ट में उन्होंने कोटेशन दी हुई है और लास्ट में थैंक यू बोल दिया। अगर आप अगेंस्ट द मोशन बोल रहे हो तो आपको लिखना है सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट के बारे में मैं अगेंस्ट द मोशन बोल रहा हूँ। यहाँ पर हेडिंग भी डाल देना आप, सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट और अगेंस्ट द मोशन। उसके बाद आपने जो है स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से की, व्हाट अ वर्ल्ड इट इज़ विद एवरीवन ऑन देयर फोन। ये कि ऐसा वर्ल्ड है, सब के सब अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं, सारा टाइम अपनी लाइफ को फेक तरीके से दिखाते रहते, शो करते हैं सिर्फ कुछ लाइक्स के चक्कर में, और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से डिबेट की स्टार्टिंग करी और उसके बाद सैल्यूटेशन दे दिया। गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम मुकुल एंड माई टॉपिक ऑफ द डे इज सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट एंड आई वुड लाइक टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसके 3 पैराग्राफ उसके बता दिए, अगेंस्ट के बता दिए कि लोग जो है सारे टाइम फ़ोन में लगे रहते हैं, जो उनकी सोशल लाइफ है वो बिल्कुल ही डिमिनिश करती जा रही है, वो पर्सनल टाइम ज़्यादा स्पेंड करने लग गए हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी नहीं होती है, आई साइट भी वीक होती है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आप क्या बता सकते हो, कभी कभी वो फेक न्यूज़ भी प्रोवाइड करता है जिससे कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना। और उसके बाद यहाँ पर आप और भी क्या बता सकते हो, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन एंड इनसिक्योरिटीज़ जैसी प्रॉब्लम भी हो गई है। ये तो सही बात है कि टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम को सेव करती है, लेकिन अगर आप उस टेक्नोलॉजी को सही अमाउंट में यूज़ करो तभी वो आपको टाइम सेव करती है। अगर आप हर टाइम लगे रहोगे किसी भी एक टाइम, अगर आप किसी भी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अपना प्रेजेंस शो करोगे तो फिर वो जो है आपको आपका लेवल डाउन करती है, ठीक है। तो दैट इज़ इट अबाउट द, इस 3 पैराग्राफ में आपको सारे के सारे डिसएडवांटेज बताने हैं, ठीक है। और लास्ट में आप क्या बोलोगे, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड पेशेंस हियरिंग एंड पेशेंट हियरिंग। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए दिया हुआ है एंड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड इनको प्रैक्टिस करना, ओके। सो इस तरीके से हमारा जो डिबेट राइटिंग है वो खत्म होता है। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। और आज हम करेंगे अपना टॉपिक टेंसेस, जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को, तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में और इजी तरीके से करने वाले हैं, वो भी
कम लेंथ की वीडियो में और फुल डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ सके। ओके, नाउ लेट्स बिगिन टेंसेस विदाउट एनी देरी। अच्छा, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ओके, एंड वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। साथ ये जो पीडीएफ है ना टेंसेस की, इस पीडीएफ में टेंसेस के रिलेटेड सारे नोट्स हैं और इसमें मैंने आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी अटैच की हुई हैं। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाना, फॉलो करना और इसको पीडीएफ को डाउनलोड करना एंड प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो बोथ द लिंक्स ऑफ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स। एंड नाउ लेट्स बिगिन अ टॉपिक टेंसेस। तो टेंसेस क्या होते हैं, हिंदी में इसको काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। और ये बेसिकली टाइम को दर्शाता है। तीन तरीके के टाइम होते हैं, एक तो जो चल रहा है यानी कि प्रेजेंट टेंस, एक जो बीत गया यानी कि पास्ट टेंस, और एक जो आने वाला है यानी कि फ्यूचर टेंस। वही हो गया इसमें आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है, तो अब इनके भी सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के चारों, पास्ट टेंस है पास्ट टेंस के चारों, और फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस के चारों। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे। ठीक है, तो अब हमें एक एक करके सारे टेंस को पढ़ना है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के चारों के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके बाद पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स के बारे में, फिर फ्यूचर टेंस के चारों टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज़ होता है? एक तो ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखने की है वो ये है कि जैसे मैं आपको 12 टेंस पढ़ाऊंगी तो ये जो 12 टेंस है वो कब कब यूज़ होते हैं। ठीक है, इनका यूजेज क्या है वो आपको जानना इंपॉर्टेंट है, तभी आप फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फिल कर पाओगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट टेंस तो वो कहाँ यूज़ होता है वो देखो। ठीक है, तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो तब यूज़ होता है जैसे कोई आपकी हैबिट है जो आप हमेशा से करते हो, तो वो उस चीज़ में अगर कोई फैक्ट है जो कि ऑलरेडी प्रूवन है, अगर कोई ट्रुथ है जैसे सनराइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट में वो, हाँ, तो ये एक जनरल ट्रुथ है, ये सब भी मतलब मान्य है, इसको प्रूव करने की नीड नहीं है, तो ट्रुथ हो गया। और दैट नॉट चेंज आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ कोई चीज़ चेंज ही नहीं हो रही, तो इन सारी जगह पर सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है। अब इसका एक रूल देख लेते हैं हम। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। यहाँ पर हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे सिंगुलर क्या हो गया? ही, शी, इट। क्या हो गया? ही, शी, इट। और प्लूरल क्या हो गया? आई, वी, यू, दे। अब आप कहोगे आई तो एक सिंगल इंसान होता है तो फिर हम प्लूरल क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पर यू जो है और आई जो है वो इंग्लिश ग्रामर में एक एक्सेप्शन है और ये हमेशा ही प्लूरल वर्ब कंसिडर कहलाते हैं, कंसिडर करते हैं हम इनको। ठीक है, और ये हमेशा ही प्लूरल हम इनको कंसिडर करते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विद आई ऑलवेज प्लूरल वर्ब विद कम। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है इंग्लिश में, आई भी और यू भी। तो इसलिए आई और यू जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है और ही, शी, इट जो है वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आगे मैं वीडियो में जब भी सिंगुलर बोलूँगी तो इसका क्या मतलब है? ही, शी, इट, और प्लूरल बोलूँगी तो मतलब आई, वी, यू, दे। तो यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट है, या फिर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है, सिंगल है, ठीक है, तो वहाँ पर वर्ब के साथ क्या आ जाएगा? एस और ई एस आएगा। जैसे द गर्ल, एक ही गर्ल के बारे में हो रही है, सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब के साथ, सिंग के साथ क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा, द गर्ल सिंग्स। अगर यहाँ पे गर्ल्स होती, प्लूरल होता जैसे कि यहाँ पर है, तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं आएगा। ठीक है, द गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, इस तरीके से। तो सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल हुआ कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर ही, शी, इट है तो उसमें वर्ब के साथ एस या फिर ई एस आएगा, और प्लूरल है यानी कि आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एन ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब आप किसी हैबिट के बारे में बात कर रहे हो, जनरल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हो, ट्रुथ के बारे में बात कर रहे हो, या किसी ऐसी चीज़ जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तब वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। ठीक है, अब आगे देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है? जब कोई ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा है, ठीक है, जैसे कि शी इज ईटिंग फूड, वो अभी फिलहाल खाना खा रही है, ये काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट में, वर्तमान में चल रहा है, तो उसके लिए आपको कैसे
इसका रूल कैसे आएगा, जैसे अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर ही शी इट है तो उसके साथ आ जाएगा इज, ठीक है। जैसे शी है तो शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या आ गया, इज। अगर शी की जगह आई होता तो इसकी जगह क्या आ जाता, एम आ जाता। और अगर वी यू दे है तो इसकी जगह क्या आ जाता, आर आ जाता। तो ईटिंग फूड, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट को देख के हमें इज एम आर लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना है, एंड आपका ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे कि शी है, ही शी इट के साथ इज आता है तो शी इज ईटिंग फूड। अगर आई है तो आई एम ईटिंग फूड। और अगर वी यू दे है तो वी आर ईटिंग फूड। तो यहाँ पर ईट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसके साथ आई एन जी लग गया। तो ये इसका रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, समझ में आया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है वो देखो। इवेंट बिगिन इन पास्ट, कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हो चुका है और ये एक्सपेक्टेड है कि अभी चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो यानी कि कोई ऐसा काम जिसका रेलेवेंस पास्ट से भी और अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं हम, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ क्लीन्ड द यूटेंसिल्स। तो यहाँ पर जैसे उसने बर्तन मांजने पहले ही शुरू कर देते लेकिन अभी तक वो मांज ही रहा है, अभी तक वो कंटिन्यू हो ही रहा है, तो इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट वहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। अब इसके रूल के बारे में देख लो। जैसे आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, जैसे ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो उसके साथ आप लगाओगे हैज़। और जब भी हैज़, हैव, हैड आते तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ही हैज़ क्लीन्ड। अब क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्लीन्ड, है ना। और ऑब्जेक्ट आएगा तो ही हैज़ या शी हैज़ या फिर द गर्ल हैज़ या फिर रीटा हैज़ क्लीन्ड द यूटेंसिल, इस तरीके से। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि आई वी यू दे या फिर द गर्ल्स या फिर द बॉयज़, इस तरीके से, वहाँ पर आपके साथ क्या आ जाएगा, हैव वर्ब आ जाएगी। कौन सी वर्ब आएगी, हैव वर्ब आ जाएगी। जैसे अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखें तो इसमें देखें तो वी यू दे के साथ आर आ रहा है ना, प्लूरल वर्ब आ रही है, और ही शी इट के साथ इज आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दे हैव, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्लीन्ड द यूटेंसिल। इसकी यूजेज समझ में आ गई कि अगर कोई इवेंट जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर देखो, इवेंट जो है पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, और वह रिसेंटली कंप्लीटेड, और अभी अभी रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से ही प्रैक्टिस कर रही है। तो यानी कि मॉर्निंग अभी प्रेजेंट मतलब पास्ट था, पहले से ही वो प्रैक्टिस कर रही थी, और प्रेजेंट में भी चल रहा था लेकिन अभी अभी कंप्लीट हुआ है। शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से। तो अब इसका रूल क्या है, सबसे पहले तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि ही शी इट आ गया या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, या फिर द गर्ल जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन। परफेक्ट में हमेशा हैज़ लगता है, और जब कंटिन्यूअस आ जाए तो बीन आ जाएगा, ठीक है। हैज़ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी इसके अंदर, प्रैक्टिसिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जैसे प्रैक्टिस, और इसके साथ आईएनजी लगेगी क्योंकि कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगता है। तो प्रैक्टिसिंग और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि आई वी यू दे, और उसके बाद आपने हैव बीन लगा दिया, क्योंकि आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव लगता है, परफेक्ट है तो इसलिए बीन लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि एक तो यूज़ क्या है इस टेंस का, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, प्लस इसका रूल क्या है। अगर ये दो चीज़ें समझ में आ गई और कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपको टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने पास्ट टेंस पे, क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस क्लियर कंप्लीट हो चुका है। अब पास्ट टेंस क्या होता है, जो कोई काम बीत चुका है या फिर पहले ही पास्ट में हो चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस में कोई ऐसा काम जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट है चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है, उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि ही रैन अवे या दे रैन अवे, इस तरीके से।
उसके बाद हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, ठीक है। तो ऑनगोइंग पास्ट इवेंट, कोई ऐसा इवेंट जो कि पास्ट में ही चल रहा है, जैसे शी वॉज गोइंग शॉपिंग, दे वर गोइंग शॉपिंग, तो पहले ही पास्ट में ही चले गए शॉपिंग में और वो पास्ट में ही चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो देख रहे हैं, सब जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही शी इट, तो इसमें वॉज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, जैसे शी वॉज, अब यहाँ पे गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी, ठीक है, यहाँ पे हमने गोइंग लगा दिया इन शॉपिंग। उसके बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट है लाइक आई वी यू एंड दे, इसमें अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब लगेगी वर, क्योंकि पास्ट है, ठीक है, तो वर आ जाएगा, प्लूरल वर्ब लगेगी और वर्ब फर्स्ट आएगी जैसे गो और आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, और शॉपिंग ऑब्जेक्ट आ गया आपका, ठीक है। तो ये आ गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है आपका, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है, देखो, इट इज यूज टू डिस्क्राइब इवेंट्स दैट हैपन प्रायर टू अदर इवेंट्स इन द पास्ट। पास्ट में कोई इवेंट हो चुका है, उससे पहले कोई इवेंट हुआ है, जैसे मान लो कि शॉपिंग जाने से पहले वो पास्ट में शॉपिंग में चले गए लेकिन उससे पहले वो रेडी हुए, तो ये उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है जो कि किसी और इवेंट से पहले हो चुके हैं। थोड़ा सा समझना मुश्किल है बट हम एक एग्जांपल देखते हैं। सुमित हैड लेफ्ट द जॉब। अब सुमित की जॉब तो लगी थी पास्ट में, लेकिन उसने फिर वो छोड़ दी, तो यानी कि किसी और इवेंट से पहले कोई इवेंट हुआ। या फिर इस तरीके से हम लगा सकते हैं कि जैसे सुमित ने अप्लाई किया था एक जॉब के लिए, उसकी जॉब भी लग गई थी लेकिन फिर उसने बाद में छोड़ दी, ठीक है। तो यानी कि जैसे उसने जॉब को लेफ्ट कर दिया, उससे पहले उसने अप्लाई भी तो किया था। तो ये इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे इवेंट्स आते हैं दैट हैपन प्रायर टू अदर इवेंट्स इन द पास्ट। अब यहाँ पर इसका रूल देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ लगेगा आपका हैड इस तरीके से, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे कि सुमित सब्जेक्ट हो गया, हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि लेफ्ट, और उसके बाद लीव का लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि लीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेफ्ट, और ऑब्जेक्ट जो आपका द जॉब आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे कहाँ पर इसकी यूसेज होती है, इवेंट जो है वो चालू हो चुका है, मतलब चालू हो चुका था, कंटिन्यू भी हो चुका है और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। जैसे कि दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर देयर परफॉर्मेंस फॉर 2 months। पिछले 2 महीने से वो अपनी परफॉर्मेंस को प्रिपेयर कर रहे थे। तो इवेंट जो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, कंटिन्यू भी हो चुका है, ख़त्म भी पास्ट में ही हो चुका है, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। इसका आप रूल देखो, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ अब क्योंकि हैड है, परफेक्ट में हैड आ जाएगा, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट होते थे तो क्या आते थे, हैज़ और हैव आते थे। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है तो हैड आ जाएगा, अब यहाँ पर परफेक्ट है तो बीन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे दे आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन आपका इसमें लगेगा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी लग जाएगी, जैसे प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लग जाएगी क्योंकि कंटिन्यूअस आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट फॉर देयर परफॉर्मेंस फॉर 2 months, इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा जो है पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे फ्यूचर टेंस पे। तो सिंपल फ्यूचर कौन सा टेंस होता है जिसमें आपका कोई भी काम जो है वो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर के लिए फ्यूचर में अपकमिंग इवेंट होगा कोई, ठीक है। तो वहाँ पर इसका रूल देखो, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ विल या शेल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि आई हमारा सब्जेक्ट है, आई विल और फर्स्ट फॉर्म विजिट माय अंकल टुमारो, कि मैं अपने अंकल के घर जाऊंगी या फिर जाऊंगा कल, है ना, अभी होने वाला है, वो फ्यूचर में अपकमिंग इवेंट है तो वो सिंपल फ्यूचर हो गया। और ये इसका रूल होगा कि सब्जेक्ट के साथ विल या शेल लगेगा। बेसिकली हम आई के साथ ज़्यादातर शेल लगाते हैं और वी के साथ शेल लगाते हैं, और बाकी सारी जगह बाकी सारे वर्ब्स के साथ हम विल लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है शेल की बहुत ज़्यादा कम यूजेज हो गई है इंग्लिश ग्रामर में, और ये मे बी हट भी जाए कुछ सालों में शेल वर्ब जो है, अब जनरली हम विल ही लगा लेते हैं। सो यू कैन यूज़ विल और शेल अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब हम आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज होता है, फ्यूचर इवेंट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
कि कोई ऐसा फ्यूचर इवेंट ऐसा होने वाला है जो कि कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा। अब देखो इसमें, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो, मैं जो हूँ कल मार्केट जाऊंगी और फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने में। तो इसलिए इसका रूल क्या है, जैसे सब्जेक्ट आ गया उसके साथ विल भी या फिर शेल भी आएगा, और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो फिर वर्ब के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट लगेगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा इसके रूल्स याद करने में और यूजेज याद करने में, बट यू विल बी एबल टू डू दैट, है ना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवाइज करोगे इन नोट्स वगैरह को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ पर यूज होता है, इवेंट्स विल बी कंप्लीटेड बिटवीन नाउ एंड स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। कोई ऐसा इवेंट जो कि अभी और कुछ फ्यूचर में, थोड़ा सा काम फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है, उसमें फ्यूचर परफेक्ट होगा। जैसे आई शेल हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स बाय टुमारो मॉर्निंग, मतलब मैं अभी भी नोट्स बनाने लग रही हूँ और ये अभी फ्यूचर में, यानी कि कल मॉर्निंग तक ये कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो ऐसा कोई इवेंट जो अभी चल भी रहा है और फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे सब्जेक्ट के, इसमें रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ आपका विल हैव, क्योंकि हैव क्यों आएगा, परफेक्ट है, ठीक है, या फिर शेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारा लास्ट टेंस है। ये कब यूज होता है, इवेंट्स कंटिन्यू अप टिल अ पॉइंट इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। सो यहाँ पर इवेंट कोई ऐसा जो कि एक फ्यूचर में पर्टिकुलर पॉइंट तक कंप्लीट हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, और वहाँ पर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है कोई कि इतना टाइम तक हो जाए। जैसे शी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015, 2015 से अभी तक वो काम कर रही है और अभी भी वो करेगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर तक उसकी ड्यूरेशन हमें पता है कि कब तक वो काम करेगी, और वो पहले ही काम स्टार्ट हो चुका है और फ्यूचर में भी चलता ही रहेगा, या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो चलेगा, इस तरीके से। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट आएगा, विल हैव बीन आएगा, अब परफेक्ट है तो हैव बीन लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस एंड देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे टेंस खत्म होते हैं। एक दो क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं, इसमें मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको पता करना कि कौन सा टाइप ऑफ टेंस है। डेमन ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, तो उसकी हैबिट है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, लियोनार्ड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज लास्ट ईयर, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। और देखो, पेनी हैड डन हर होमवर्क व्हेन हर पेरेंट्स केम बैक, अब यहाँ पर हैड लगा हुआ है तो ये पास्ट है कोई सा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें चेंज करना है टेंस को। जैसे द बॉय स्पीक्स द ट्रूथ, इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। तो द बॉय इज, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि अगर आई होता तो एम आता, सिंगुलर है तो इज आएगा, और प्लूरल होता तो आर आता था। तो द बॉय इज, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, तो द बॉय इज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो ये सिंपल, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो भी रिमेनिंग है वो, ये जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर से, तो आप उसको डाउनलोड करना है, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। और आज हम करेंगे अपना टॉपिक पोस्टर मेकिंग, जो कि बहुत आसान है। जगह जगह पे अपने घरों पे, खंभों पे, हर जगह पोस्टर चिपके हुए देखे होंगे, आई एम डैम श्योर, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में ड्रॉ करनी है और बनानी है। 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जानेंगे पोस्टर राइटिंग के बारे में एक एक डिटेल। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, है ना। ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है ना यहाँ पर मैंने पोस्टर राइटिंग के बारे में हर चीज़ बताई हुई है, इसका फॉर्मेट, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन भी आपको दिए हुए हैं, रेफरेंस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, वहाँ पर फॉलो करना, डाउनलोड करना और प्रैक्टिस करना, ताकि आपका ये टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट है तो आप डीएम कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, फॉलो भी कर लेना, और वहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स भी मिल जाएंगे। सो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म, ओके। नाउ लेट्स बिगिन पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग क्या होता है, देखो भाई, अगर आपको कोई अनाउंसमेंट करनी हो, कोई अपील करनी हो, कोई आपका प्रोडक्ट आया हो बाजार में, उसके बारे में पब्लिक को अवेयर करना हो, तो ये बहुत आसान तरीका है कि एक अट्रैक्टिव सा, एक बढ़िया जो कि पढ़ा जा सके ऐसा पोस्टर आप बनवा लो और जगह जगह पर लगवा लो, ठीक है। पोस्टर एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत यूज़ करते हैं। और अगर हम 11th क्लास की बात करें तो ये जो है 3 मार्क्स का आता है और वर्ड लिमिट इसकी 50 है, ठीक है।
चॉइस वैसे आती है कि एक क्वेश्चन आपको करना है 2 में से, ठीक है। और इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो अथॉरिटी या जो ऑर्गेनाइजेशन पोस्टर छपवा रही है, सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा। फिर आपका कोई किसी भी टाइप का पोस्टर है, एक टैगलाइन लगा दो। जैसे कि मान लो आपका कोई कपड़े का शोरूम है, आप जो है उसको आपने लॉन्च कर दिया अपना क्लोथ का शोरूम, तो आप जो है कैसी टैगलाइन लिख सकते हो, सेल सेल सेल, इस तरीके से। उसके बाद आप इवेंट का नाम लिखोगे, टाइटल लिखोगे कि आप क्या किस चीज़ के बारे में पोस्टर है, जैसे एग्जीबिशन हो रही है, वर्कशॉप हो रही है, इसके अंदर क्या स्पेशल अट्रैक्शन है। थोड़े बहुत आप पिक्चर्स भी बना के दिखाओगे, क्योंकि पोस्टर जो है बिना पिक्चर्स के अधूरा है, तो पिक्चर्स आप ज़रूर बनाओगे। और थोड़ी बहुत नेसेसरी डिटेल दोगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट क्या है, फीस लगेगी या नहीं, दूसरी इन्फॉर्मेशन, डेट और टाइम, और कहाँ पर होने वाला है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बताओगे अपने पोस्टर में। इसी के साथ साथ हम एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। जैसे आप होली हर्ट स्कूल जो कि वसंत नगर लखनऊ में है, आप उसके स्कूल कैप्टन हो और आप जो है 2 डेज़ फेटे करा रहे हो और ब्लड डोनेशन कैंप भी होगा उस फेटे में, ठीक है। आपको पोस्टर मतलब एक टाइप का कार्निवल ही है, फेटे इज़ अ कार्निवल, है ना। आप जो है पोस्टर बनाना है, आपको उसके लिए सारी डिटेल्स बताओगे। तो सबसे पहले आप जो है उसका अथॉरिटी का नाम लिखोगे, कौन सी अथॉरिटी पोस्टर को पब्लिश करा रही है। तो होली हार्ट स्कूल वसंत नगर लखनऊ, है ना। और वो जो है आपको इनवाइट कर रही है एनुअल स्कूल फेटे के लिए, जहाँ पर एजुकेशन फ़ंड के साथ कोलैबोरेट करती है। डेट आपने बता दिया कि इस डेट को है, टाइमिंग ये रहेंगी, वेन्यू स्कूल ग्राउंड है। अट्रैक्शंस क्या होंगी कि राइड्स होंगी, फूड एंड गेम्स होंगी, साइंस स्टॉल, एग्जीबिशन, कल्चरल एग्जीबिशंस होंगी, फ्री एंट्री है। और इस टाइप से आपने कुछ पिक्चर्स भी बना दी, और एक ब्लड डोनेशन कैंप भी होगा, ये भी आपने बता दिया, इस टाइप से, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि आप जो है स्कूल के सोशल अवेयरनेस टीम के मेंबर हो, ठीक है। आप जो है पार्टिसिपेट एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट इन अवेयरनेस ड्राइव रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। आप जो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के ऊपर आपको एक पोस्टर बनाना है कि आप लोगों को अवेयर करो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सेव वाटर के बारे में आपको बताना है, अवेयर करना है अपने रेजिडेंट्स के लोगों को। तो आपने अथॉरिटी का नाम लिख दिया कि ग्रोइंग सनफ्लावर स्कूल, बी नगर, दिल्ली, अपने आप से लिख दिया। और क्योंकि यहाँ पर आपको दिया नहीं हुआ स्कूल का नेम, तो आपने अथॉरिटी का नाम खुद ही लिख दिया, ठीक है। और बॉक्स ज़रूर बना देना, पोस्टर में इंपॉर्टेंट है। फिर आपने एक कोटेशन डाल दी कि वाटर इज़ ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल नेचर, वी हैव टू सेव इट बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर की वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट हैं, हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत पिक्चर्स बना दी, है ना। तो इस तरीके से आपने अपना पूरा पोस्टर लगा दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप यही सारी चीज़ों को फॉलो करो, मतलब यही सारे जैसे इसमें बनाया हुआ है वैसे करो। आप खुद की क्रिएटिविटी एंड खुद का क्यूरियस माइंड भी लगा सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने आपको खुद प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड करना एंड प्रैक्टिस करना, ठीक है। मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। और आज हम करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो कि है क्लॉजेज, और ये बहुत आसान है, हद से ज़्यादा आसान है, जल्दी से समझ में आ जाएगा, ये ऐसा टॉपिक है, ओके। तो ये जो PDF है, इस PDF में क्लॉजेज के सारे नोट्स, सारी एक्सप्लेनेशन है, प्लस साथ के साथ मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी लगाए हुए हैं आपके लिए, जो कि आपको सॉल्व करना है। और ये पूरी कंबाइंड PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, ठीक है। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मेक श्योर आप वहाँ पर जाओ, फॉलो करो और इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना, तभी आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। इसके साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी टेलीग्राम पर ही होते हैं, ओके। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून पॉसिबल। एंड वहीं पर चैनल के सारे अपडेट्स होते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक क्लॉजेस को। तो भाई क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज जो है ना, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का गुच्छा होते हैं, या फिर एक समूह होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, और एक वर्ब होती है। तो बेसिकली क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है ना। अच्छा, सब्जेक्ट जो है क्लॉज का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कभी कभी मेंशन भी हो सकता है और कभी कभी छुपा हुआ भी हो सकता है। सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन वर्ब जो है वो हमेशा ही रहेगी क्लॉज में। तो क्लॉज क्या होता है? कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और एक जो है आपकी वर्ब होती है, इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, है ना, और उसके बाद वर्ब क्या है? ग्रेजुएटेड, ठीक है, प्रेडिकेट क्या है? लास्ट ईयर, इस तरीके से। व्हेन आई
आई केम हेयर आई सो हिम। अब यहाँ पर देखो आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, ये एक सेंटेंस है, तो ये एक क्लॉज, वन क्लॉज सेंटेंस है। व्हेन आई केम हेयर, जब मैं यहाँ आया तो मैंने उसे देखा, आई सो हिम, तो यहाँ पर टू सेंटेंस का क्लॉज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद व्हेन आई केम हेयर आई सो हिम एंड ही ग्रीटेड मी, जब मैं यहाँ आया मैंने उसे देखा और उसने मुझे ग्रीट किया, तो यहाँ पर तीन क्लॉज का सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। तो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट, अ प्रेडिकेट एंड अ वर्ब, है ना। अब टाइप्स ऑफ क्लॉजेज देख लेते हैं। हमारे दो टाइप के क्लॉजेज होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब डिपेंडेंट क्लॉज के भी तीन टाइप्स हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज एंड एडवर्बियल क्लॉज, ये हमारे मेन क्लॉज हैं। लेकिन तीन और क्लॉज होते हैं जैसे प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और नॉन फाइनाइट क्लॉज, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा बहुत बता दूंगी, ठीक है। तो बेसिकली हमें इतना ही पढ़ना है, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। हाँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो अपने आप में ही कंप्लीट होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने आप में ही कंप्लीट होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है और एकदम रेगुलर सेंटेंस जैसे लगता है। अगर मान लो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं तो उनको जोड़ने का काम उन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेटर, जैसे कि एंड, बट, और, सो, नॉर, फॉर, येट, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ वाइज मैन, पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई लाइक हिम, कैन यू डू इट प्लीज़। अब यहाँ पर डू इट प्लीज़ में यू जो सब्जेक्ट है वो हिडन है। मैंने आपको बताया था ना कि क्लॉज में सब्जेक्ट जो है वो मेंशन भी हो सकता है और हिडन भी हो सकता है ना। आई रीड द होल स्टोरी, आई वॉन्ट टू बाय अ फ़ोन बट आई डोंट हैव इनफ मनी। अब यहाँ पर देखो आई वॉन्ट टू बाय अ फ़ोन, पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है। आई डोंट हैव इनफ मनी, पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है और जुड़ा किससे हुआ है, कोऑर्डिनेटर से। तो ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ठीक है। ही वेंट टू लंडन एंड विजिटेड द लॉर्ड्स। अब यहाँ पर देखो सेकेंड क्लॉज में ही जो सब्जेक्ट है, ही विजिटेड द लॉर्ड्स, ही वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या कहते हैं, हिडन है। तो बेसिकली ये दोनों ही क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जुड़े किससे हुए हैं, कोऑर्डिनेटर एंड से। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट है हमारे डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिपेंड होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा मतलब नहीं शो करते, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ जाते हैं ताकि इनका पूरा मतलब हमें समझ में आ सके, है ना। ये हमें एक आइडिया सा दे देते हैं और ये अनफिनिश्ड होते हैं, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। और ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प करते हैं ताकि ये कंप्लीट सेंटेंस बन सके, नहीं तो अकेला ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो द सबऑर्डिनेटर्स डू द वर्ड ऑफ। अब ये जो सबऑर्डिनेटर्स होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, फिर जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने का काम करते हैं, किसके साथ, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो ऐड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन, सबऑर्डिनेटर या फिर कोऑर्डिनेटर, है ना। तो डिपेंडेंट क्लॉज में जो पहला वर्ड होता है वो सबऑर्डिनेटर होता है, मतलब पहला वर्ड जो है वो कंजक्शंस होता है। और इसमें आपके रिलेटिव प्रोनाउंस भी आ सकते हैं, कंजक्शंस भी आ सकते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, दैट, विच, वेन एवर, हु, हुएवर, हुम, हुमेवर, हुज, ऑफ विच। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आपको डिपेंडेंट क्लॉज आइडेंटिफाई करना हो तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में यही वर्ड्स लगे होंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, whose, of which, whomever, which, that वगैरह। So when I was dating Diana, I had an accident। अब यहाँ पर बताओ इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, I had an accident। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर पूरा मतलब समझ में आ रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। और व्हेन आई वॉज डेटिंग डियाना, अब यहाँ पर व्हेन आ गया स्टार्टिंग में ही, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। ये एक आइडिया छोड़ रहे हैं, बस पूरा मतलब नहीं शो कर रहे। आई नो द मैन हु स्टोल दी वॉच। अब यहाँ पर देखो हु आ गया, तो हु स्टोल दी वॉच जो है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आई नो द मैन, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। तो इतनी बात समझ में, मतलब जिसकी भी स्टार्टिंग वेयर, इफ, दैट, विच, हु, व्हेन, दो इन वर्ड्स हो जाए, रिलेटिव नाउन से हो जाए या फिर कंजक्शन से, रिलेटिव प्रोनाउन से हो जाए, कंजक्शन से हो जाए, वो आपका डिपेंडेंट हो गया और दूसरे वाला क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। इजी टेक्निक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज कौन से होते हैं, बेसिकली ये एडजेक्टिव जैसी ही क्वालिटी रखते हैं और ये जो है नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं एक तरीके से, उसकी क्वालिटीज़ वगैरह बता देते हैं। जैसे कि आई एम लुकिंग फॉर द रेड बुक। अब यहाँ पर रेड बुक जो है वो नाउन है, मैं जो है रेड बुक को ढूंढ रहा था। दैट वेंट मिसिंग लास्ट वीक। अब उस रेड बुक की एक खासियत बताई गई है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि वो जो रेड बुक थी वो पिछले
हफ्ते से खोई हुई है। तो यहाँ पर नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर देखो आई एम लुकिंग फॉर द रेड बुक जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और दैट वेंट मिसिंग लास्ट वीक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि स्टार्ट ही दैट से हो रहा है। ओके, और यहाँ पर कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है ये, क्योंकि ये हमें नाउन की एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। फिन इज आस्किंग फॉर द शूज़, फिन जो है अपने शूज़ के बारे में पूछ रहा था, विच यूज टू बिलोंग टू हिज डैड, जो कि उसके डैड को बिलोंग करते हैं, जो कि उसके डैड के हैं। तो अब यहाँ पर विच यूज टू बिलोंग टू हिज डैड तो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, और यहाँ पर देखो फिन इज आस्किंग फॉर द शूज़ आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसे पता चला ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये स्टार्ट किससे हुआ है, विच से स्टार्ट हुआ है, और शूज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो शूज़ जो उसके डैड को बिलोंग करते हैं, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, है ना। अब नाउन क्लॉज कौन से होते हैं, ये जो नाउन क्लॉज होते हैं, नाउन डिपेंडेंट क्लॉज, ये बेसिकली कुछ वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिससे कि आपको झटपट से समझ में आ जाए कि कौन से क्लॉज हैं। हाउ, दैट, और कुछ WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हुज, हुम, इफ, वेदर, एक्सेट्रा। तो ये अगर ऐसे वर्ड्स आपको दिख जाए ना कहीं पर, तो ये नाउन क्लॉज कहलाते हैं। जैसे कि देखो, आई लाइक व्हाट आई हियर, व्हाट से स्टार्ट हो गए तो ये नाउन क्लॉज हो गए। ठीक है, यू नीड टू एक्सप्रेस दैट इट्स क्रॉसिंग लाइन फॉर यू, ही नोज हाउ थिंग्स वर्क अराउंड हेयर। तो यहाँ पर देखो हाउ, दैट, व्हाट आ गया, तो ये आपके क्या हो गए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना हाउ, दैट, व्हाट, तो यहाँ पे क्या हो गए, नाउन क्लॉज। और जब भी नाउन हो और इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हो तो क्या हो गए आपके एडजेक्टिव क्लॉज। समझ में आ गया। अच्छा, अब उसके बाद एडवर्बियल क्लॉज क्या होते हैं। जैसे एडवर्ब्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि वर्ब जो है उसका एक एक्स्ट्रा मीनिंग देते हैं वर्ब्स को, या फिर एक्शन वर्ड्स को, या फिर ये बताते हैं कि कैसे एक काम हुआ है ना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, मैनर के बारे में, और इसके अंदर कंजक्शंस भी आते हैं। अब यहाँ पर देखो एलिस डिड द डिशेस टिल हर लेग्स गेव अप। यहाँ पर एलिस ने जब तक बर्तन मांजे, जब तक उसके पैरों ने जवाब नहीं दे दिया। तो ये क्या बताता है एडवर्ब क्लॉज, कि कैसे एक काम हुआ है या किया गया है, मतलब वो काम की विशेषता ज़्यादा बता रही है। क्रिया विशेषण होते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर बताया हुआ है ना, टाइम के बारे में ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एलिस ने तब तक बर्तन मांजे जब तक उसके पैरों ने जवाब नहीं दे दिया। ओके, आई वेंट थ्रू द बुक एट द लाइटनिंग स्पीड, की मतलब मैंने जो है वो उस बुक को पूरे इस स्पीड में रीड किया जैसे एक बिजली कड़कड़ाती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी उस बुक को फिनिश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसने बुक को रीड कर लिया, या फिर उसने बुक को के साथ गो थ्रू कर लिया किस स्पीड पे, या फिर कैसे टाइम पे, लाइटनिंग स्पीड के साथ, मतलब बहुत तेज़ी से। तो ये कैसे काम हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, वो एडवर्बियल क्लॉज हो गया। मतलब ये काम को अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, एक्शन ऑफ वर्क की कैसे एक काम हुआ गया है, कैसे। जैसे शी स्पीक्स क्वाइटली, वो स्पीक्स जो है वो वर्ब हो गया क्योंकि वो एक काम कर रही है, बोल रही है, वो एक काम कर रही है। और कैसे बोल रही है, क्वाइटली, तो ये वर्ब की एक विशेषता बता रहे हैं ना। जैसे एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की विशेषता बताते हैं, वैसे एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता बता रही है। तो ये आपके एडवर्बियल क्लॉज हो गए। एक बार जल्दी से थोड़े बहुत और भी बता देती हूँ। प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होते हैं, दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। जैसे इनको पूरे सेंटेंस ही होते हैं। आई नो दैट बॉय ही कैन जॉग एवरी मॉर्निंग, रॉबिन फिशेस लाइक अ प्रो। कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं, जो कि कंजक्शन से या फिर कोऑर्डिनेटर से ही ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ पर देखो आई लाइक टेकिंग फोटोज एंड ही लव्स पोजिंग फॉर देम। मुझे फ़ोटो लेना बहुत पसंद है, और ये देखो किसके साथ जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट में बट से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर थर्ड में और से जुड़ा हुआ है, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गए। और नॉन फाइनाइट क्लॉज में क्या आ जाती है, वर्ब आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो स्टार्टिंग, टू, एंटर, हियरिंग, तो ये वर्ब आ गई। हालांकि ये जो लास्ट के तीन मैंने आपको बताया है, कोऑर्डिनेट, प्रिंसिपल और नॉन फाइनाइट, ये आपको करनी नहीं है, बट फिर फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और एक एक्सरसाइज है जो कि आपको खुद करनी है, डू इट योरसेल्फ वाली। इसके अंदर मैंने आपको आंसर्स भी बताए हुए हैं, और ये एक एक्सरसाइज भी दी हुई है। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एक मैं करके दिखा रही हूँ। Naomi's mother was out of town, so she took care of everyone at home. अब यहाँ पर देखो so क्या हो गया, वो कोऑर्डिनेटर हो गया, और Naomi's mother was out of town, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। She took care of everyone at home, पूरा मतलब समझ में आ रहा है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। I could not study as light went out, अब I could not study भी इंडिपेंडेंट है, the lights went out,
एज द लाइट वेंट्स आउट, ये जो है किसके ऊपर डिपेंड है, आई कुड नॉट स्टडी के ऊपर, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गए। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज में बताना है। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और आज हम करेंगे क्लास 11th का टॉपिक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो आपने हर जगह देखे हैं, न्यूज़पेपर में भी देखे हैं आपने, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह एडवर्टाइजमेंट चलते ही रहते हैं हमारी आंखों के आगे। तो स्पेशली हम न्यूज़पेपर के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट को आप देखेंगे, क्योंकि ये क्लासिफाइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, आपने देखे होंगे, कोई सेल के लिए, कोई सिचुएशन वैकेंट के लिए, कोई बाइंग पर्पस के लिए, कोई मैट्रिमोनियल पर्पस के लिए, कोई अगर खो जाता है, लॉस्ट चीज़ हो जाती है, लॉस्ट ह्यूमन हो जाता है, तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में हमें आज सीखना है, ठीक है। बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें मैंने क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, प्लस इसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, और साथ के साथ इसमें रेफरेंस क्वेश्चन भी बहुत सारे मैंने प्रोवाइड किए हैं। तो प्रैक्टिस के लिए और चैप्टर और टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। साथ के साथ अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर चैनल से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। तो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से। ये ना छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट होते हैं न्यूज़पेपर में या मैगजीन में। अगर किसी को कुछ बेचना हो, कुछ ख़रीदना हो, किसी को जॉब ऑफर करनी हो, किसी को जॉब ढूंढनी हो, अपना हाउस रेंट भी देना हो, अपना हाउस बिकाऊ हो, मैट्रिमोनियल हो, तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट छपवा देते हैं, ठीक है। अब इसके फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालने की, भाई एडवर्टीजमेंट जो है वो किस चीज़ का है, सिचुएशन वैकेंट का है, सिचुएशन वांटेड का है, टू लेट का है, इस तरीके से। उसके बाद आप बॉडी लिख दोगे। बॉडी में आपको सारी डिटेल लिखनी है, नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, पर्सन का एड्रेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस क्या है, वो सब चीज़ें। तो कुल मिला के पहले आपको हेडिंग डालनी है कि किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट है, और उसके बाद बॉडी लिखनी है। एंड मेक श्योर यू मेक द बॉक्स, ठीक है। बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से टाइप के एडवर्टीजमेंट होते हैं वो देख लो एक बार। एक तो सिचुएशन वैकेंट के। सिचुएशन वैकेंट का क्या मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में खाली पद हैं जहाँ पे वो रिक्रूट करना चाहते हैं, एम्प्लॉयर रिक्रूट करना चाहते हैं, तो सिचुएशन वैकेंट है। सिचुएशन वांटेड क्या है कि आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो, तो इसलिए सिचुएशन वांटेड का एडवर्टीजमेंट छपाओगे। कोई चीज़ आपको बेचनी है, प्रॉपर्टी बेचना है, ऑफिस गुड्स बेचना है, एसेट्स बेचनी है, तो सेल के लिए आप एडवर्टीजमेंट कराओगे। टू लेट एंड अकोमोडेशन वांटेड में क्या आएगा कि प्लेस को लेकर कोई रहना चाहता है, रेंट पे रहना चाहता है, या प्रॉपर्टी को सेल करना हो, इस तरीके से। मैट्रिमोनियल में मैरिजेज वगैरह के लिए आपको एडवर्टीजमेंट छपवाने होते हैं। मिसिंग में कोई पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पेस्ट मिस हो जाता है तो उसकी डिटेल्स आती हैं, ठीक है। तो अब जो है हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल है सनराइज ग्लोबल स्कूल की आगरा में, उनको अपने स्कूल के लिए एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो आपको एक एडवर्टीजमेंट छपवाना है, वो भी 50 वर्डों में, और किस नेशनल न्यूज़पेपर के कॉलम में। और आपको जो है क्वालिफिकेशंस की नेसेसरी डिटेल्स देनी है, एक्सपीरियंस आपको कितना चाहिए रिसेप्शनिस्ट का, वो सब लिखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन खाली है, वैकेंसी है स्कूल के अंदर, तो सिचुएशन वैकेंट वाला केस हो, ठीक है। तो सिचुएशन वैकेंट आपने सबसे पहले हेडिंग डाल दी और बॉक्स लास्ट में बताएंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ पर बॉडी लिखोगे, किसकी, एडवर्टीजमेंट की, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि मुझे एक रिक्वायर्ड है एक यंग, डायनामिक, स्मार्ट, और भी 2-3 क्वालिटीज़ लिख दोगे, जैसे चेरिस्मेटिक और फ्रेंडली फीमेल रिसेप्शनिस्ट सनराइज ग्लोबल स्कूल के लिए, जो कि आगरा में है। अट्रैक्टिव सैलरी मिलेगी दूसरे बेनिफिट्स के साथ। हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट है। फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो प्रेफरेबल होंगे, जिनके पास ऑनर्स डिग्री होगी या फिर इंग्लिश में इक्विवेलेंट डिग्री होगी। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। वो अपने कवर लेटर और रिज्यूमे के साथ अप्लाई कर सकते हैं 30 मार्च तक इस गिवन मेल आईडी पर, और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना, और फिर आप एक बॉक्स बना दोगे, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद एक और देख लेते हैं। यू आर विक्रम और सोनिया, आप जो है हिस्ट्री में ऑनर्स ग्रेजुएट हो, और आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है कि आप मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में काफ़ी अच्छे हो। तो आप जो हो, आपका हिस्टोरिकल इंटरेस्ट काफ़ी है दिल्ली, आगरा और जयपुर जैसी जगहों में। आपको जो है वो एक टूरिस्ट गाइड की जॉब आप देख रहे हो, तो आपको एडवर्टीजमेंट छपाना है 50 वर्डों में एक न्यूज़पेपर में, सिचुएशन वांटेड कॉलम में। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैसे लिखोगे, आप यहाँ पर जॉब चाहिए तो कौन सी हेडिंग आएगी, सिचुएशन वांटेड की हेडिंग आएगी। और कैसे कैसे लिखोगे, BA ऑनर्स हिस्ट्री टॉपर विक्रम सोनिया
मैं मेडिवल हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन हूँ और मुझे मैं एक जॉब की तलाश में हूँ जिसका नाम क्या है, टूरिस्ट गाइड। 22 ईयर्स का हूँ और मैं हिंदी और इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस बोल लेता हूँ और मेरा दिल्ली आगरा और जयपुर जैसी जगहों पर काफ़ी इंटरेस्ट है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, पर्सुएशन स्किल है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है। सैलरी की एक्सपेक्टेशन 30,000 पर महीना है। कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी ये है और एक बॉक्स बना दोगे, दैट्स इट। ठीक है, और एक और देख लेते हैं। जैसे आप हरीश या हर्षिता हो, है ना, और आपका एड्रेस दिया हुआ है 12 सेवानगर पुणे, आपको अपना फ्लैट बेचना है और आप दूसरी सिटी में शिफ्ट कर रहे हो किसी काम के लिए। आपको अपने फ्लैट को बेचने के लिए एक एडवर्टीजमेंट छपवाना है, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कहाँ पर छपवाना है, द पुणे टाइम्स में। ठीक है, तो आप सेल कर रहे हो तो फॉर सेल यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, और आप लिखोगे कि जो फ्लैट नंबर 12 सेवानगर पुणे, जो ऊपर क्वेश्चन में लोकेशन दी हुई थी, उसका ग्राउंड फ्लोर है, 2 बेडरूम, अटैच बाथरूम, कार पार्किंग अवेलेबल है, पार्क को फेस करता हुआ घर है, बेस्ट लोकेशन है, नेबर भी फ्रेंडली है, 24 आवर बिजली पानी रहेगा, लो मेंटेनेंस चार्जेस रहेंगे और रीजनेबल प्राइस है। डिटेल्स के लिए कांटेक्ट करें इस नंबर पे, हर्षित या फिर हर्षिता मेरा नाम है, और फिर आप एक कॉलम बना दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एडवर्टीजमेंट करने हैं। और यहाँ पर मैंने आपको और भी बहुत सारे रेफरेंस के लिए दिए हुए हैं और एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और फॉलो कर लेना क्योंकि सारे नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के। और आज हम डिस्कस करेंगे अनसीन पैसेज टिप्स। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ मैं आपको, और जो कि जेन्युइनली आपके एग्जाम में हेल्प करने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। ओके, अच्छा, इस अनसीन पैसेज की जो पीडीएफ है ना, उसमें मैंने एक आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी रखा हुआ है। तो ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड करना एंड उस प्रैक्टिस अनसीन पैसेज को सॉल्व करना। जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी उसके साथ फॉलो करना, उनको फॉलो करना एंड फिर आप अपने अनसीन पैसेज को सॉल्व करना। ठीक है, तो फिर आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे कैसे हमें एग्जाम में करना है। समझ में आ रही है बात? ओके, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलेंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन अनसीन पैसेज टिप्स। अच्छा, सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करना, पैसेज को मत देखो, आप जो है पहले क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, जो क्वेश्चंस का सेक्शन है पहले क्वेश्चन को पढ़ो। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि आपका जो पहला क्वेश्चन होता है ना, वो पैराग्राफ 1 में से आता है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ 1 और 2 के बीच में से आता है, इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन है तीसरे पैराग्राफ में से आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ना आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। मतलब क्वेश्चन पढ़ा, आंसर ढूंढा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर ढूंढा। ये नहीं कि पहले पूरा रीड करोगे फिर क्वेश्चन पढ़ोगे फिर उसके आंसर ढूंढने के लिए फिर दोबारा रीड करोगे, ऐसे मत करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा अगर आप पहले से ही पैसेज रीड करोगे फिर क्वेश्चन पे आओगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे और उसका आंसर ढूंढो, इस तरीके से आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, सो इन बोर्ड एग्जाम ट्राई टू रीड क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन रीड द पैसेज टू फाइंड द आंसर, है ना। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है टिप में कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है पैराग्राफ 1 में, सेकंड क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर 2 में, थर्ड क्वेश्चन जो है पैराग्राफ नंबर 3 में। अच्छा, डोंट राइट मोर बट राइट एक्यूरेट आंसर। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा 1 मार्क्स का है तो उसमें पूरी लंबी लंबी कहानियाँ लिख दी, उससे ना जेन्युइनली आपके मार्क्स बढ़ने की जगह मार्क्स कटते हैं। डेफिनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ था 11th या 12th में इंग्लिश के एग्जाम में। तो मैंने क्या किया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें इतनी लंबी गाथा मैंने लिख दी थी। ठीक है, और इतनी लंबी कहानी मैंने लिख दी थी और उसके जो है सर ने मार्क्स काटे थे। तो इसलिए जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको मार्क्स ज़्यादा देने की बजाय मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि आपसे जितना पूछा था उतने में आपने आंसर ना देके ज़्यादा लंबा कर दे। तो इसलिए ज़्यादा मत लिखो, एक्यूरेट आंसर्स लिखो जितना पूछा गया, जितनी वर्ड लिमिट में, है ना। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, कॉपी पेस्ट मेथड मत लिखो। मान लो जैसे कि मत करो, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन 1 का आंसर मिल गया तो आप क्या करते हो कि वही सारा आंसर जो पैसेज में लिखा है वही पेस्ट कर देते हो, कॉपी पेस्ट, जो वहाँ टेक्स्ट लिखा है वही लिख दिया। आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर्स बना के लिखने हैं, ना कि कॉपी पेस्ट करना है ना। आपको अपनी स्किल्स लगानी है ताकि आप आंसर्स को प्रेजेंट कर सको, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दोगे तो, है ना। आप जो है आंसर्स जो है एक्यूरेटली लिखोगे, अपनी राइटिंग में लिखोगे, अपनी स्पेलिंग्स में लिखोगे, ना कि कॉपी पेस्ट करोगे। थोड़ा बहुत ले सकते हो वर्डिंग्स वहाँ पे, बट पूरा एग्जैक्ट कॉपी मत करना। अपनी खुद की लैंग्वेज में आंसर लिखोगे, बिल्कुल पैराग्राफ से जनरल आंसर को लोगे नहीं, सिंपल सेंटेंस का यूज़ करोगे। कई बच्चे जो है टेक्निकल वर्ड या जैरगन्स, टेक्निकल वर्डिंग्स यूज़ कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करनी है। आंसर जो है डिटेल में एक्सप्लेन करना
और जितना पूछा गया है उतना ही लिखना, ठीक है। और अपने आंसर को अगर मॉडिफाई करने की नीड पड़े, ठीक है, जो वही वाला पॉइंट कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, मॉडिफाई करना है, ग्रामर करेक्ट करनी चाहिए और आंसर जो है जो क्वेश्चन पूछा उसी का आंसर आपको बताना है, ना कि आसपास की कहानी लिख देनी है कि वो भी बता दिया, वो वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया। जितना क्वेश्चन पूछा उतना आंसर बताना है, उसी का आंसर बताना है और क्रिएटिव आंसर लिखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। करेक्ट आंसर को फाइंड करने के स्टेप क्या है? सबसे पहले तो एक बार पैसेज से ऊपर से नीचे नज़र मार लो कि पैसेज हो किसके बारे में सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ढूंढने के लिए पैराग्राफ 1, फिर पैराग्राफ 2, फिर पैराग्राफ 3 ऐसे करो। रीडिंग जितनी कम से कम हो सके उतना करो और जो क्वेश्चन पूछा गया उसका रेलेवेंट आंसर ढूंढने की कोशिश करो जो कि टू द पॉइंट हो, उसका आंसर एक्यूरेट, लॉजिकल एंड टू द पॉइंट होना चाहिए और अपने आंसर को लॉन्ग मत रखो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक पैसेज दिया हुआ है यहाँ पर, ये पैसेज आपको करना है सॉल्व और क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो PDF है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। सो आई होप आपको टिप्स अच्छी लगी होंगी एंड मे दीज हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। और आज हम करेंगे अपनी क्लास 11th का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नोट मेकिंग एंड समरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतना आसान है, इतना आसान है। वैसे 8 नंबर का आता है और ये 8 नंबर आपके एकदम पॉकेट में आ जाएंगे अगर आपने एक ही बार ये वीडियो एक ही बार देख ली तो, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक विदाउट एनी देरी। अच्छा, ये जो नोट्स की PDF आप देख रहे हो इसके साथ साथ ना मैंने प्रैक्टिस शीट भी लगा दी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगा दिए हैं और रेफरेंस क्वेश्चन भी लगा दिए हैं। तो ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे DM करके पूछ सकते हैं और वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलेंगे। तो मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर नोट मेकिंग एंड समरी। अच्छा, ये कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का आता है बेसिकली। नोट मेकिंग जो आपकी 5 नंबर की है और जो समरी है वो आपकी 3 नंबर की है, ठीक है। समरी आप जो है 50 वर्ड्स में ही लिखोगे, इससे ज़्यादा मत लिखना है, नहीं तो सच में नंबर कट जाते हैं, ठीक है। कभी आप ये सोचो कि नहीं कटते नंबर, बट रियल में कट जाते हैं। अगर आपने ज़्यादा एक्सपैंड करके लिख दिया ना तो सच्ची में उसका 1-2 नंबर वो काट लेते हैं, ठीक है। आप ये सोचोगे कि ज़्यादा नंबर मिलेंगे ज़्यादा लिखने से, बट दैट्स नॉट द ट्रू फैक्ट, ओके। अच्छा, नोट मेकिंग का फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है टाइटल। क्या लिखोगे कि आप जैसे आपको पैराग्राफ मिल गया, पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आपने टाइटल लिख दिया कि आप किस उस पैराग्राफ से रिलेटेड टाइटल रखोगे, ठीक है, सूटेबल सा। तो आपने वो लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर पहला पॉइंट लिखा, ठीक है, कि पहला मैं किस चीज़ का पॉइंट बना रही हूँ वो मैंने लिखा। उसके बाद उस पॉइंट से रिलेटेड सारे सब पॉइंट्स आप लिखोगे पहले की, जैसे 1.1, 1.2, 1.3। अब मान लो 1.3 आपका पॉइंट बड़ा है और उसके भी सब पार्ट बन रहे हैं, तो इसके थोड़ा साइड में ले जाके इधर से 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट हो गया। उसके बाद आप आ गए सेकेंड पॉइंट पे, सेकेंड पैराग्राफ से, फिर सेकेंड का 2.1, 2.2, 2.3 इस तरीके से आप लिख दोगे, है ना। उसके बाद आप अगर मान लो 2.2 के पार्ट हैं तो 2.2.1, 2.2.2 इस तरीके से। अब ये चीज़ ध्यान में रखना, जैसे आपने 1 लिख दिया, इसी के नीचे 1.1, 1.2, 1.3 लिख दिया, लेकिन अगर 1.3 के भी टॉपिक्स है ना, सब टॉपिक सॉरी, तो वो थोड़ा इधर तिरछे करके लिखोगे, ना कि उसी के नीचे नीचे लिखोगे, समझ में आया। ऐसे आपको थर्ड वाला लिखना है, थर्ड में थर्ड पॉइंट लिख दिया, फिर उसके सब पॉइंट्स लिख दिए। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, आपको कितने लिखने हैं? आप बेसिकली 4 पॉइंट्स तक लिख देना। 5 नंबर का है ना, तो 4 पॉइंट, जैसे यहाँ पर 4 का है, 3 का है, 2 का है, फिर 1 का है, इस तरीके से आपको 4 पैराग्राफ के बना लेना है ना। आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको नोट मेकिंग में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखनी है। मान लो एक वर्ड था रिकॉग्नाइज, ठीक है, तो मैं RECOG डॉट लिख दूंगी इस नोट मेकिंग में, ठीक है। और फिर मैं नोट मेकिंग ख़त्म होने के बाद उसके नीचे, या फिर आप नीचे ही बना लेना, ठीक है, नीचे ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके नीचे की टू एब्रीवेशंस लिख दोगे और यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया RECOG डॉट, और इसका क्या मतलब था? रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है। तो मैंने पूरा बता दिया कि ये शॉर्ट फॉर्म क्या दर्शा रही, कौन सा वर्ड दर्शा रही है, ठीक है। तो ऐसे आपको नोट मेकिंग में एटलीस्ट 5 की टू एब्रीवेशंस तो लिखनी है ना। और की टू एब्रीवेशंस को लिखना बॉक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉक्स ज़रूर से भी ज़रूर बना लेना, ओके। समझ में आ गया होगा आई गेस। समरी कैसे लिखनी है? आपको सबसे पहले समरी हेडिंग डालनी है और फिर बॉडी लिखनी है विद इन द 50 वर्ड्स। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं रेफरेंस के लिए।
आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि रीड द गिवन पैसेज बिलो। आप सबसे पहले तो आपको पैसेज पढ़ना है, ठीक है। ये जो है इस पैसेज का टाइटल भी दिया हुआ है बैलेंसिंग द स्केल्स करके, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मेंशन है, ठीक है। तो आपको कैसे कैसे करना है ये देखो। सबसे पहले आप पैराग्राफ 1 पढ़ोगे और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ज़रूरी नहीं है इसका मैं अभी आंसर दिखाऊंगी आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप वही वाला आंसर जो है वो देखो। हम जो है डिफरेंट टाइप के भी मार्क कर सकते हैं, तो मैं डिफरेंट ही मार्क करूँगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेकिंग अ डिफरेंस टू हाउ लीगल वर्क इज डन, बट इट इजंट द थ्रेट इट इज़ मेड टू बी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो थ्रेट नहीं है, ठीक है। AI इज़ मेकिंग इम्प्रेसिव प्रोग्रेस एंड शेकिंग अप ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इम्प्रेसिव प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। द एजम्पशन दैट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रेंडर एनी प्रोफेशन डिफरेंट and assumption a false one. The only purpose this assumption serves is creating mass panic and hostility towards the embracing technology. It is meant to make our life easier. ये जो है लाइफ ईजियर कर रहा है, इम्प्रेसिव प्रोग्रेस कर रहा है, थ्रेट नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये पॉइंट कवर किए गए हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। उसके बाद हमें ये बताया है कि लीगल वर्ल्ड में कैसे हेल्प कर रहा है, ओके। सो इसमें जो है ये ट्रांसलेट कर रहा है लैंग्वेजेस को, डिसीजंस बनाने में हेल्प कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है ह्यूमन स्पीच को, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने सेकंड पैराग्राफ में से कर ली, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर देखो और क्या दिया हुआ है, इंट्रोड्यूसिंग AI टू दिस प्रोफेशन विल प्राइमरीली बी द पर्पस ऑफ ऑटोमेटिंग मुंडेन टेडियस टास्क दैट रिक्वायर्ड नेग्लिजिबल ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर जो है अगर ये जो मुश्किल टास्क में ह्यूमन इंटेलिजेंस को कम से कम ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्विक सर्विसेज देता है लो प्राइसेस पर, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो ये कितने पॉइंट हो गए, हाँ ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है, ओके। तो ये मैंने मार्क कर लिया। और ये किस किस चीज़ में यूज़फुल है, स्कैनिंग में यूज़फुल है, ऑर्गेनाइजिंग द डॉक्यूमेंट्स में यूज़फुल है, और डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये हाई लेवल टास्क में इसका हम सब पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में मुझे इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है नोट्स बनाने के लिए, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। इट अलाउज क्रिएशन ऑफ मैप, और ठीक है इसमें इतना ही ज़्यादा यही आ रहा है, और ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा पैराग्राफ नंबर 5 एंड पैराग्राफ नंबर 6 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब आपको जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पर जैसे हमने पैराग्राफ में पूरा पढ़ लिया ऊपर ऊपर से ही क्या है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया फटाफट से लाइन मार्क कर ली, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा नहीं हमें, है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अबव पैसेज के आधार पे हमें जो है हेडिंग्स और सब हेडिंग से नोट्स बनाने हैं, और एब्रीविएशंस को रिकॉग्नाइज करना है, मिनिमम 4 तो होनी चाहिए की टू एब्रीविएशन, और उसके बाद जो है आपको एक समरी लिखनी है, ठीक है। तो आप देखो कैसे आप बनाओगे। सबसे पहले आपने एक टाइटल दे दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक थ्रेट नहीं है, ओके, ये टाइटल हमने दे दिया। उसके बाद हमने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट देखो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ थ्रेट, ये जो है हमने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया। उसके बाद ये हम 3 पॉइंट्स लिख देंगे, जैसे ये 1 आ गया, उसके बाद ये 1.1, 1.2, इस तरीके से आप कर लोगे। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 आ गया, फिर इजंट अ थ्रेट 1.1, इम्प्रेसिव प्रोग्रेस 1.2, और आवर लाइफ इजियर 1.3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब ऐसे ही लिखना है, इज़ नॉट अ थ्रेट, ये हेल्प करता है, लाइफ ईजियर बनाता है, और नो प्रोफेशन डिफंक्ट इन्होंने अपना बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद AI जो है वो हेल्प करता है लीगल फील्ड में, हमने क्या लिखा हुआ है, हाँ ये लीगल वर्ल्ड में हेल्प करता है, ह्यूमन स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है, डिसीजन बनाता है डेटा के बेस पर, और लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। और इन्होंने भी ऐसे ही लिखा है कि AI जो है वो लीगल वर्ल्ड फील्ड में हेल्प करता है, तो ये सेकेंड वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। हाँ इस तरीके से 2.1 में देखो क्या लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज ह्यूमन स्पीच एंड ऑब्जेक्ट, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा, ट्रांसलेट लैंग्वेजेस, डू सर्च एंड फाइंड टास्क, इन्होंने दूसरे पॉइंट के बना दिए। अब यहाँ पर देखो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे डॉट लगाया हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है, फिर रिकॉग्नाइजिंग को डॉट लगाया हुआ है,
लैंग्वेजेस को लैंग्स लिखा हुआ है, फिर डॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पर 3 की टू एब्रीवेशन हो गई। ऐसे ही थर्ड में आपने लिखना है और फोर्थ में लिखना है कि एआई के फंक्शंस और एआई कैन नॉट परफॉर्म हाई लेवल टास्क लाइक। तो ये आपने जो भी ऊपर अपना मार्क किया है अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, वही आपको नोट्स बनाने हैं। और लास्ट में आप की टू एब्रीवेशंस लिख दोगे कि जैसे यहाँ पर जितने भी आपने शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ किया है ना, उन सभी शॉर्ट फॉर्म्स को आपको यहाँ लिखना है। जैसे एआई के आगे आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया तो वो एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एपरिंग का मतलब अपीयरिंग, ठीक है, रिकॉग मतलब रिकॉग्नाइज, लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज, इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट, और एक बॉक्स बना दोगे, दैट्स इट, है ना। अब समरी में आप कैसे लिखोगे, देखो समरी यहाँ पर मैक्सिमम 6 या 7 लाइन की होगी, आपको उतनी ही लिखनी है। समरी हेडिंग डाली, फिर टाइटल पूरा लिखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट अ थ्रेट, और उसके बाद आपको जो है अपनी लैंग्वेज में लिखना है, पैसेज से कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने जैसे नोट्स बनाए हैं आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो कि इसमें क्या क्या बताया हुआ है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेट नहीं है, ये लाइफ ईजियर बना रहा है, लीगल वर्क में भी ये बहुत हेल्प करता है, शार्प डिसीजन बनाता है, क्लाइंट को एडवर्टाइज करता है, डेटा के ऊपर डिसीजन बनाता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो सकते हैं, स्पेशली लीगल फर्म को। अब ऐसे ही मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है डू इट योरसेल्फ का, तो ये जो PDF है वो आप डाउनलोड करना टेलीग्राम पर से, एंड आप इसको प्रैक्टिस करके देखना, ईजी तरीके से आपका हो जाएगा। और आज हम करेंगे अपना टॉपिक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, और बहुत आसान सा है, इसको हम सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखेंगे और एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में भी आ जाए। ओके, सो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, और इसमें मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन डाला हुआ है जो कि आपको खुद से करना है। तो ये जो पूरी PDF है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है, सारे सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह वहीं पर मिलेंगे, और यहाँ से जो क्वेश्चन PDF डाउनलोड करने के बाद वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करके DM कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी आए, और वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। ओके, सो यहाँ पर देखो एक रेफरेंस के लिए क्वेश्चन भी दिया है मैंने। इसमें बेसिकली केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज में पता है क्या होता है, इसमें आपको एक केस स्टडी दे दी जाती है और आपको कुछ इस तरीके से डेटा भी दिया जाता है, और उसके बाद से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जैसे यहाँ से अभी आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें सबसे पहले सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, आप जो है डायरेक्ट रीडिंग स्टार्ट मत करो, सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, हाउ आर दीज 3 स्टेट्स, की ये जो 3 स्टेट्स हैं जिनका नाम क्या है, मेघालय, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार, ये कैसे अलग हैं इंडिया से। तो पहला क्वेश्चन ये है। तो अब सबसे पहले हम आएंगे अपने पैराग्राफ के ऊपर, और यहाँ पर उन तीनों स्टेट्स का नाम ढूंढेंगे। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में ही तीनों का नाम गिवन है, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ अब ये बताना है कि कैसे इंडिया से अलग हैं। तो देखो ऑल ओवर कंट्री देयर आर ओनली 3 स्टेट्स नाउ दैट हैव लेस देन 1000 पीपल इन्फेक्टेड विद द डिसीज। तो मतलब वहाँ पे 1000 से भी कम लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, किसका, कोरोना वायरस का। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट they are the only state that have less than 1000 people infected with novel coronavirus. They are 3 of the 5 states, नहीं ये भी नहीं है, there are only 2 states. So first option जो हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, इस तरीके से जितनी जल्दी मैं कर रही हूँ ना उतनी जल्दी आपको पेपर में दिखाना है, ठीक है। डैश इज द ओनली रीजन इन इंडिया विच इज एंटायरली फ्री फ्रॉम द एपिडेमिक। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में होगा इसका आंसर। लक्षद्वीप ऑफ कोर्स स्टिल हैजंट रिपोर्टेड इवन सिंगल केस नाउ। तो इसका भी आंसर मिल गया हमें, क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड में अभी भी एक भी नहीं आया, ठीक है। वॉट इज कॉमन अमंग गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, पुडुचेरी एंड दमन एंड दीव। अब यहाँ पर देखो ये सारी स्टेट्स किस पैराग्राफ में आ रही हैं। ओके, थर्ड में देखो ये आ रही है। अदरवाइज इवन द रिलेटिवली स्मॉलर स्टेट्स नाउ हैव सिग्निफिकेंटली लार्ज स्प्रेड ऑफ डिसीज। मतलब छोटी स्टेट्स है लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैला है, जैसे कि गोवा में 7000 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, त्रिपुरा में 5500, उसके बाद मणिपुर में 3000, नागालैंड में 2500, पुडुचेरी में 4000, दमन एंड दीव में 1300 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। तो तीनों में क्या कॉमन है कि अच्छा एट रेट्स लोअर देन नेशनल लेवल का ऑप्शन है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे अगला देख लेते हैं, ये देखो एट अ रेस हायर देन नेशनल लेवल। तो हायर देन नेशनल लेवल वाला ये वाला
करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डेट इन द ग्राफ शो हाईएस्ट जंप ऑफ डिटेक्टेड केसेस इन अ डे। अब ग्राफ पे पहुंच जाओ कि हाईएस्ट नंबर किस दिन है। तो देखो 31 जुलाई को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो 31 जुलाई को हम कर देंगे यहाँ पर टिक। ओके, नेक्स्ट आओ। ऑफ द 19 लाख इन्फेक्टेड केसेस हाउ मेनी हैव रिकवर्ड। 19 लाख में से कितने रिकवर हुए। अब रिकवरी वाले पैसेज ढूंढना पड़ेगा हमें। फोर्थ भी नहीं है। हाँ देखो ये रहा 19 लाख। With over 52,500 new cases detected in the country, the total number of infection spread across 19 lakh, out of which 12.82 lakh recovered। 12.82 वाले को टिक कर दो, this one। ठीक है, नेक्स्ट देखो। more than 51,700 people were declared to have recovered on। 51,700 ढूंढो फटाफट से। 51,000 ये रहा। कब हुए ये रिकवर? ट्यूसडे को। मोर देन, हाँ द नंबर ऑफ रिकवरीज, हाँ ट्यूसडे को आएगा हमारा आंसर। तो इसमें आंसर टिक करो ट्यूसडे। नेक्स्ट देखो। व्हेन हैड द नंबर ऑफ रिकवरीज क्रॉस्ड 50,000 फॉर द फर्स्ट टाइम। 50,000 रिकवरीज कब हुई? 3 days अर्लियर देन नंबर ऑफ, मतलब ट्यूसडे से 3 दिन पहले। तो 3 days अर्लियर देन ट्यूसडे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम एज क्विकली। क्विकली मतलब कि जल्दी जल्दी, तो रैपिडली। ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट इन मीनिंग टू इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब कि क्या होता है, जो अपने ही उसका है, देश का, तो यानी कि नेटिव। ओके, अब यहाँ पर आपको आंसर्स भी गिवन है। ठीक है, इससे आप मैच भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो अपना केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज सॉल्व करना है। मतलब मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ किस स्पीड से आपको ये सॉल्व करना है, ताकि आपका टाइम भी बचे, है ना। अब यहाँ पर जो है मैंने एक रेफरेंस के लिए एक और क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन दिया है, वो आपको सॉल्व करना है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। सो मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। और आज हम करेंगे क्लास 11 का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर विच इज स्पीच राइटिंग, भाषण लेखन, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो। ठीक है, तो बहुत आसान सा टॉपिक है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट आना चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए, एंड यू कैन राइट एनीथिंग इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। अच्छा, ये जो PDF आप अपने सामने देख रहे हो पूरे नोट्स की, स्पीच राइटिंग के बारे में हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। रेफरेंस क्वेश्चन भी है और एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है 1-2, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। ये PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना ताकि आपका ये पूरा टॉपिक एक ही PDF में हो जाए कंप्लीट। ठीक है, और साथ के साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो, और वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, सो स्पीच राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। स्पीच क्या होती है? भाषण देना, लोगों के सामने फॉर्मल एड्रेस करना, है ना, और कुछ टीच करना। इस तरीके से यूँ भी आप कह सकते हो। डिस्कोर्स इज लाइक आप डिस्कशन कर रहे हो, इस तरीके से। स्पीच राइटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप जो है लोगों को इन्फॉर्म करते हो, परस्यूड करते हो, उनको कन्विंस करते हो, एंटरटेन करते हो अपने भाषण में। और ये जो आपका 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, क्लास 11th में भी 12th में भी, इस तरीके से। अब इसका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले तो आप हेडिंग लिख दो कि भाई आपका भाषण किस चीज़ के ऊपर है। हेडिंग लिखोगे, आई कैची होनी चाहिए, 5 से 6 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्रिएटिव हो इसलिए अच्छी सी हेडिंग लिखो पूरा। फिर ओपनिंग लाइन लिखो, जैसे कि ओपनिंग लाइन में सैल्यूटेशन आएगी, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से इंट्रोडक्शन दोगे, टॉपिक के बारे में बताओगे, और अपनी पर्सनल डिटेल आपको नहीं लिखनी कि आप क्या नाम है, किस स्कूल के हो, इस तरीके से। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि जो ये आपका ओपनिंग लाइन है वो आप कैसे लिखोगे। पहले हेडिंग डाली, फिर ये ओपनिंग लाइन, जैसे कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड, टुडे आई, और क्वेश्चन में अगर नाम गिवन है तो वो लिख दो, नहीं तो आप जो है XYZ भी लिख सकते हो। आई शिखा स्टैंड बिफोर यू ऑल टू स्पीक ऑन द टॉपिक क्लीनलीनेस एंड इट्स बेनिफिट। इस तरीके से आपको ओपनिंग लाइन स्टार्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आप बॉडी लिखोगे अपनी स्पीच की, जिसके अंदर आपके 3 पैराग्राफ तो आराम से आएंगे ही आएंगे। उस 3 पैराग्राफ में सबसे पहले आपको फर्स्ट पैराग्राफ में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक का। उसके बाद उसकी करंट, सेकेंड पैराग्राफ में करंट सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके टाइप्स वगैरह, उसका बेटरमेंट कैसे हो सकता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह लिखोगे। और उसके बाद लास्ट इसका
क्या है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो आपको वर्ड लिमिट दी गई है ना कि 120 वर्ड के बीच में होना चाहिए, उतने ही वर्ड्स में आपको लिखना है, ज़्यादा उससे मत करना कि ज़्यादा लिखूंगा या लिखूंगी तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो उतने ही पॉइंट आपको लिखने हैं। और जैसे मान लो अगर आपको कोई टॉपिक दिया है, आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स, बहुत सारे आपके पास पॉइंट है, तो उन बहुत सारे पॉइंट्स में से कोई अच्छे छाट के लिखना। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसका आपको कम आइडिया है, तो फिर आपको हर एक जो भी आपने पॉइंट लिखा है कि इसके ऊपर लिख सकते हो, इसके ऊपर लिख सकते हो, तो उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना। और अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट है तो फिर हर एक पॉइंट को एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। और पर्सनल ओपिनियन आप दे सकते हो लास्ट की लाइन्स में, फील फ्री टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन। और आप टॉपिक से भटकना मत, जिस चीज़ के बारे में पूछा गया उस टॉपिक पे आपको लिखना है। लास्ट में आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ आ जाएगा, इसमें आप कोटेशन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आप ये भी लिखना कि आपकी कोऑपरेशन के लिए, पेशेंस के लिए थैंक यू भी बोलना है, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप मुकुल और महिमा हो एल्प्स पब्लिक स्कूल के, आपको स्पीच देनी है अपनी स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस के ऊपर और सिटीजन्स के ऊपर क्लीनलीनेस का क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, हेडिंग डाल दी। उसके बाद आपको ओपनिंग लाइन आपने कैसे स्टार्ट करी, आपने एक कोटेशन दे दी ओपनिंग लाइन की, इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट जॉन वेस्ली क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। उसके बाद आप सैल्यूटेशन दोगे, मतलब ग्रीट करोगे, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर। अब क्योंकि आप स्कूल में स्पीच दे रहे हो तो उसी के हिसाब से आपको ग्रीट करना है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड टुडे आई। अब मुकुल और महिमा क्वेश्चन में था, मुकुल महिमा स्टैंड बिफोर ऑल ऑफ यू टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। आप यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में नाम ना गिवन हो तो XYZ लिख देना इस तरीके से, या फिर ABC लिख देना, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद आपको पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3 कंक्लूडिंग पैरा और लास्ट में थैंक यू लिखना है। अब यहाँ पर आप पैराग्राफ 1 के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे कि क्लीनलीनेस का क्या मतलब होता है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सब कुछ सारी चीज़ें साफ़ रहती है। हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हाइजीन मेंटेन करके रखना, सैनिटेशन मेंटेन करके रखना, क्योंकि उससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो दूर भागती हैं और हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल में भी, होम में भी और बहुत सारी जगहों पर क्लीनलीनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो बहुत सारे मॉस्किटोज़ आएंगे, फिर डेडली डिसीज़ फैलेंगी, स्किन प्रॉब्लम्स फैलेंगी। और हमें जो है हमारी बचपन से ये हैबिट्स होनी चाहिए कि हम क्लीन रहे, ताकि हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी बन जाए। जैसे हमें खाने से पहले अपने हाथ धो लेने चाहिए, ब्रशिंग रेगुलर करनी चाहिए, बाथिंग करनी चाहिए, है ना, और पब्लिक प्लेसेस को क्लीन करना चाहिए। और जैसे लोग बाग पब्लिक प्लेसेस को क्लीन नहीं रखते, उसके बारे में ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ गंदा करके आ जाते हैं। तो 2 अक्टूबर 2014 को हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया था और नमामि गंगे भी लॉन्च किया था, ताकि गंगा जो है क्लीन हो जाए, स्वच्छ भारत में बहुत सारे टॉयलेट्स वगैरह क्लीन हो जाए, है ना। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के सिस्टम बनाए, विलेज क्लीन रहें, वाटर सप्लाई अच्छे से हो ताकि ड्रिंकिंग में अच्छा पानी हमारी बॉडी में जाए। क्लीन इंडिया कैंपेन बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा हेल्दी माइंड रहेगा, है ना। इस तरीके से आप बताओगे, हमारी इकॉनमी भी डेवलप करेगी। तो क्लीनलीनेस जो है हमारी माइंड की प्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू। फिर मैंने 1-2 क्वेश्चन और आपको रेफरेंस के लिए दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। और एक क्वेश्चन मैंने आपको डू इट योरसेल्फ के लिए दिया है। तो ये PDF आप डाउनलोड कर लेना रेफरेंस क्वेश्चन के लिए, नोट्स के लिए, एंड एक क्वेश्चन आपको खुद भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आज हम करेंगे अपना टॉपिक रीऑर्डरिंग, क्लास 11th का सबसे इजी टॉपिक है और इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड आपका आप आंसर इसमें आ जाएगा। जम्बल्ड वर्ड आपने करे होंगे या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस किया होगा हमेशा से अपनी छोटी छोटी क्लासेस में, तो फिर उसमें से भी यही सारी सेम चीज़ इस टॉपिक में, ठीक है। तो हमें जो है, वैसे मैंने इस पूरी PDF में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। इस PDF को डाउनलोड कर लेना और इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये आपको करना है और टेलीग्राम पे से जाना, ये आप डाउनलोड कर लेना PDF, ठीक है। और अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे मैं क्वेश्चन करना है। और साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, आपको कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड नाउ लेट्स बिगिन आवर टॉपिक रीऑर्डरिंग। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके,
यहाँ पर देखो, लुक एट द वर्ड फ्रेजेस बिलो, रीअरेंज देम टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट द करेक्ट सेंटेंसेस इन योर आंसर शीट अगेंस्ट द करेक्ट नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, द इज वर्ल्ड रेसलिंग ओल्डेस्ट स्पोर्ट इन दी वन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर तो साफ साफ समझ में ही आ रहा है, जैसे कि रेसलिंग, सॉरी इसमें ना आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कैपिटल लेटर्स का और पंक्चुएशन का। ठीक है, रेसलिंग is one of the oldest sports in the world एंड फुल स्टॉप। ये ध्यान रखना कि फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क्स सारे आने चाहिए और फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल होगा, ये बेसिक ग्रामर। ठीक है, अगला देखो, ऑफ यूरोप एंशिएंट पीपल केव रेसलिंग हैव बीन ड्राइंग्स इन फाउंड। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसके अंदर तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि केव के अंदर, यूरोप की एक केव है, उसके अंदर बहुत सारी ड्राइंग्स पाई गई हैं, फाउंड हुई हैं। किसकी? एंशिएंट पीपल, जो लोग रेसलिंग करते थे। तो वही लिखना आपको, एंशिएंट पीपल रेसलिंग ड्राइंग्स हैव बीन फाउंड in cave of यूरोप। इन द केव आना चाहिए था, पर यहाँ पर द है नहीं, तो हमें फिर क्वेश्चन के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, आगे देखो, टेलीविजन एमेट्योर रेसलिंग वेरी डिफरेंट द फ्रॉम इज प्रोफेशनल रेसलिंग ऑन द सीन। मतलब सीन तो टेलीविजन के साथ आएगा, ऑन द सीन ऑन द टेलीविजन तो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो दो रेसलिंग के बारे में बताया है, एमेच्योर रेसलिंग एंड प्रोफेशनल रेसलिंग, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो इस टाइप से आप बनाओगे, एमेच्योर रेसलिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल wrestling seen on the television and full stop। ठीक है, अगला देखो, स्पोर्ट नॉट मनी एमेट्योर रेसलर्स के बारे में बात हो रही है। डू नॉट रेसल लव फॉर दे रेसल फॉर द ऑफ द। ठीक है, इसमें मनी के ऊपर वो मनी के लिए नहीं खेलते एमेट्योर रेसलर्स। तो एमेट्योर रेसलर्स के बारे में बात हो रही है, तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट तो वही होगा, एमेट्योर रेसलर्स डू नॉट रेसल फॉर द मनी, कि वो मनी के लिए रेसल नहीं करते, दे रेसल फॉर लव ऑफ द स्पोर्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। ओके, द ओलंपिक्स द टॉप गोल नियरली एट एवरी ऑफ इज टू कम्पीट एमेट्योर रेसलर। अब एमेट्योर रेसलर के बारे में बात हो रही है, तो वही आएगा सबसे स्टार्टिंग। ठीक है, नहीं वो नहीं आएगा, द टॉप गोल भी आ सकता है, द टॉप गोल आएगा पहले, ऑफ एवरी एमेट्योर रेसलर is to compete nearly at the Olympics। ठीक है, ओलंपिक्स का ओ कैपिटल था, इसलिए मैंने यहाँ पे ओ कैपिटल किया है। तो इस तरीके से आपको रीअरेंजिंग, रीऑर्डरिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस करना है। ये ध्यान रखना कि आपको फुल स्टॉप लगाना है, जो प्रॉपर नाउन है उनको कैपिटल में रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है, और बाकी ये PDF डाउनलोड करके आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इतने कर लोगे बहुत है। ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।